हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की थी आगामी जो एग्ज़ाम होने हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, खासकर हमारा कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम जो होना है 19 जनवरी को। उसके बाद भी कई सारी वैकेंसी आनी है। अभी हाल ही में मर्तुलिया साहब का एक इंटरव्यू देखा था मैंने, जिसमें उन्होंने बताया है कि आगामी जो स्नातक स्तरीय भर्ती है उसमें पटवारी और वीडियो के भी कई पद ऐड होने हैं। तो आप अपनी तैयारी लगातार बनाए रखिए, ठीक है। अच्छा मौका है तुम्हारा आगे सिलेक्शन लेने का, ठीक है। तो हमने फ़िलहाल अभी तक का तो हमने हिंदी देखा था, और हिंदी में हमने वर्णमाला जो है तुम्हारा वो चैप्टर लगभग 70 से 80% कवर कर लिया है। कुछ प्रमुख टॉपिक उसमें बच गए हैं, जैसे कि हिंदी की उपभाषाएँ और बोलियाँ हो गया आपका, और 2-4 टॉपिक और रह गए हैं। कुछ प्रमुख हिंदी संस्थाओं के बारे में हो गया, कुछ प्रमुख अनुच्छेद के बारे में। तो उनको हम एक अलग से वीडियो बना के उनको कवर कर लेंगे, कोई भी पॉइंट वहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड में भी सबसे पहले हम शुरू करेंगे जिला दर्शन के बारे में, क्योंकि जिला दर्शन ऐसा टॉपिक है, अगर आपको हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ठीक है। जिला दर्शन और सांस्कृतिक जो चैप्टर है 10वां चैप्टर, वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है परीक्षा वाणी का, 9वां और 10वां, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं पेपरों में। तो अगर इन चैप्टरों को आप अच्छे से समझ लेते हैं देख के, तो ये मान के चलिए आपका कि 40 से 45% कोर्स तो आराम से कवर हो गया, क्योंकि जिला दर्शन अर्थात इसमें सारे जिले कवर हो जाएंगे आपके। और सांस्कृतिक जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत है, हमारी सांस्कृतिक एकता, ठीक है, संस्कृति के बारे में अगर आपको अच्छे से यहाँ के कल्चर के बारे में ज्ञान हो जाता है, तो वहाँ से बहुत हद तक हमें उत्तराखंड को समझने में मदद मिलेगी। तो हम शुरू करेंगे इसमें बिल्कुल बेसिक से एकदम। पहले मैं परीक्षा वाणी के ही जो हमारा बेसिक है वहाँ से शुरू करूँगा, और वहाँ से लेकर पूरे एडवांस लेवल तक का जो तुम्हारे एडवांस लेवल की किताबें हैं वहाँ तक का ले जाने की कोशिश करूँगा पूरा। तो पहले तो हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, ठीक है। मतलब जो परीक्षा वाणी में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं पहले उन्हीं को समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसके एडवांस जो फैक्ट हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं नैनीताल जनपद के बारे में। देखिए, आप जानते ही हैं कि सरोवर नगरी या झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है नैनीताल नगर को, जो कि 3 ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ कौन सी हैं आपकी, ठीक है। ये ऊंची ऊंची पहाड़ी हैं आपकी टिफिन टॉप हो गया, ठीक है, चाइना पीक हो गया, लड़िया कांटा हो गया, स्नो व्यू, हाड़ी गढ़ी, शेर का डांडा आदि ऊंची ऊंची पहाड़ियों से हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है तुम्हारा 3 ओर से घिरा हुआ है। तो आप इसको ध्यान रखना कि सरोवर नगरी, ठीक है, सरोवर नगरी या झीलों की नगरी के नाम से विख्यात नैनीताल नगर 3 ओर से 7 ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। ध्यान रखना कितनी ऊंची पहाड़ियों से घिरा है, 7 ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। और ये 7 ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ कौन सी हैं आपकी, ठीक है, टिफिन टॉप हो गया, ठीक है, इसके अलावा चाइना पीक हो गया, ठीक है। चाइना पीक के अलावा एक और आती है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इसको आप नोट कर सकते हैं, आयर पात, ठीक है, आयर पाटा करके इसको आप याद कर सकते हैं, आयर पाटा, ये भी एक चोटी है। इसके अलावा लड़िया कांटा हो गया, स्नो व्यू हो गया, हाड़ी गढ़ी, शेर का डांडा, ठीक है। इसके अलावा एक और है देव पाटा। तो ध्यान रखना ये 7 ऊंची ऊंची चोटियों से या पहाड़ियों से घिरा हुआ है तुम्हारा नैनीताल 3 ओर से, ठीक है। तो क्या है कि सरोवर नगरी या झीलों की नगरी के नाम से विख्यात नैनीताल नगर 3 ओर से 7 ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और ये 7 ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ कौन सी हैं आपकी, टिफिन टॉप, चाइना पीक, लड़िया काटा, स्नो व्यू, हाड़ी गढ़ी, शेर का डांडा, इसके अलावा देव पाटा और आयर पाटा, ये 7 ऊंची ऊंची क्या है हमारा पहाड़ियाँ हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, देव पाटा और आयर पाटा। दूसरा जो इसमें प्रमुख पॉइंट आता है आपका निकल के, वो ये आता है कि नैनीताल नगर जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है। तो आप परीक्षा में आराम से देख सकते हैं इसको, ठीक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1938 मीटर, ठीक है। ध्यान रखना समुद्र तल से नैनीताल नगर कितनी मीटर की ऊंचाई पर है, तो समुद्र तल से ये 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं कि 1882 में काठगोदाम तक का रेल लाइन और 1891 में जिला मुख्यालय बन जाने के बाद इस झील नगरी का तेज़ी से विकास हुआ, ठीक है। पहले नैनीताल नगर का इतना विकास नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन 1882 में काठगोदाम तक का रेल लाइन बिछा दी गई थी तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद 1891 में नैनीताल को जिला मुख्यालय अर्थात जिला हेडक्वार्टर बनाया जाता है। उसके बाद ये झील नगरी जो है तुम्हारा प्रमुख किस्म आई तुम्हारा फोकस में आती है, और झील नगरी का क्या हुआ तेज़ी से विकास होना शुरू होता है। सन 1900 में नैनीताल के मल्लीताल में राजभवन या सचिवालय भवन की स्थापना की गई। ध्यान रखना 1900 में क्या हुआ था तुम्हारा, नैनीताल के मल्लीताल है यहाँ पर राजभवन या सचिवालय भवन की स्थापना की गई थी। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि नैनीताल में राजभवन या सचिवालय भवन की स्थापना कब की गई थी, तो 1900 में की गई थी, और जिसका कि 1962 से उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखना इसका 1962 से उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में भी प्रयोग किया जाता था।
राज्य निर्माण के बाद 9 नवंबर 2000 से इसी भवन में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को क्या किया गया है, शिफ्ट किया गया है। तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि नैनीताल में, ठीक है, राजभवन या सचिवालय भवन की स्थापना कब की गई, 1900 में की गई। ये कहाँ पर स्थित है, मल्लीताल में स्थित है। निम्न में से किस धरोहर का, ठीक है, उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में 1962 से प्रयोग किया जाता था न, तो आपका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा तुम्हारा सचिवालय भवन या राजभवन का, ठीक है। लेकिन राज्य का निर्माण होता है जब 9 नवंबर 2000 को, तो उसके बाद इसी भवन में उत्तराखंड जो हमारा हाईकोर्ट है उसको क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है, आपने पढ़ा ही होगा, और 9 नवंबर 2000 को इसी भवन में इसको शिफ्ट किया जाता है। और उत्तराखंड का हाईकोर्ट जो है किस शैली में बना हुआ है, ये भी कई बार क्वेश्चन बन गया है पेपर में। तो ये बर्मिंघम शैली में निर्मित है, जो यूरोप की एक शैली है बर्मिंघम शैली, ठीक है, इसमें निर्मित है क्या तुम्हारा हाईकोर्ट। तो इसको ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन बन जाए पेपर में कि उत्तराखंड हाईकोर्ट जो है तुम्हारा किस शैली में निर्मित है, तो आपका आंसर हो जाएगा बर्मिंघम शैली, ठीक है। मैं इसको लिख के दिखाता हूँ आपको, देखिए, ठीक, ये आता है बर्मिंघम, कैसे लिखेंगे, देखिए, बर्मिंघम, ठीक है, बर्मिंघम शैली में बना हुआ है हमारा हाईकोर्ट, जो कि एक यूरोपीय शैली है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों को देखते हैं। तो चलते हैं हम आगे वाले पॉइंट पे, ठीक है। अभी मैं खाली बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद डीप फैक्ट उनके बाद बताऊँगा मैं आपको। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए, प्रमुख दर्शनीय स्थल में पहला हमारा है नैना देवी मंदिर। तो नैना देवी मंदिर की अगर हम बात करें तो नैना देवी मंदिर जो है आपका, ठीक है, तो देखिए नैना देवी मंदिर की सबसे पहले तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये है कहाँ पर। तो नैना देवी मंदिर की जो लोकेशन है, अर्थात जो अभी स्थिति है इसकी, ये कहाँ पर है, मल्लीताल में है। कहाँ पर है, मल्लीताल में, और नैनीताल में नैनी झील के किनारे पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा, स्थापना जो है प्राचीन नैना देवी मंदिर के निर्माण का जो श्रेय जाता है वो श्री मोतीराम शाह को जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको कि जो मोतीराम शाह है या मोतीलाल शाह, उनके द्वारा इसके मंदिर का क्या किया गया था, तुम्हारा निर्माण कराया गया था। तो यहाँ पर भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, इसको अच्छे से आप ध्यान रखना। अगर कभी आपसे क्वेश्चन बनता है पेपर में कि प्राचीन नैना देवी के जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो प्राचीन नैना देवी के मंदिर का निर्माण श्री मोतीराम शाह, कहीं कहीं पे मोतीलाल शाह भी दे रखा है, इन्होंने करवाया था, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि नैनीताल में एक भूस्खलन आया था, बहुत ही तगड़ा भूस्खलन आया था, जो कब आया था तुम्हारा 18 सितंबर 1880 को, ठीक है। जब ज़बरदस्त यहाँ पर ओलावृष्टि हुई थी, बारिश हुई थी, तो उस दौरान यहाँ पर तुम्हारा काफ़ी भूस्खलन देखा गया था इस क्षेत्र में। तो 1880 में ये भूस्खलन आया था, ठीक है। उस दौरान ये नैना देवी मंदिर को भी काफ़ी क्या पहुँचती है, क्षति पहुँचती है। तो उसके बाद दोबारा से इसका पुनर्निर्माण होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है तुम्हारा। तो ध्यान रखना, 1880 में जब भूस्खलन द्वारा यह मंदिर क्या हो गया था, तुम्हारा नष्ट हो गया था या क्षत विक्षत हो गया था, तो 1882 में इसका दोबारा से नए सिरे से निर्माण कराया था। किसने करवाया था, वो कराया था इन्हीं के पुत्र अमरनाथ शाह ने, ठीक है। अमरनाथ शाह ने इसका पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण कराया था, कब, 1882 में, ठीक है। क्यों कराया था पुनर्निर्माण, देखिए क्यों कराया था, क्योंकि हमने पढ़ा कि प्राचीन नैना देवी के मंदिर का निर्माण का श्रेय श्री मोतीराम या मोतीलाल शाह ने करवाया था 1842 में, ठीक हो गया। 1880 में भीषण भूस्खलन से ये नष्ट हो गया था, और 1882 में इसकी क्या की गई थी, तुम्हारा पुनर्स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, इन्हीं के पुत्र मोतीलाल शाह के पुत्र अमरनाथ शाह के द्वारा इसका क्या किया था, तुम्हारा पुनर्निर्माण कराया गया था, ठीक है। हम यहाँ जीर्णोद्धार कह सकते हैं इसको, अमरनाथ शाह, ठीक। तो ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में या नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, ठीक। इसके अलावा इसमें एक फैक्ट और भी ध्यान रख लीजिएगा आप कि नंदा देवी मंदिर में लगने वाले नंदा देवी महोत्सव को, ठीक है, किसके द्वारा शुरू कराया गया था, तो ये भी मोतीराम शाह जी ने शुरू करवाया था 1903 में। ये फैक्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 1903 में नैनीताल में जो नंदा देवी महोत्सव लगता है नंदा देवी मंदिर में, नंदा देवी मंदिर में लगने वाले नंदा देवी महोत्सव को शुरू कराने का श्रेय किसको जाता है, तो नंदा देवी मंदिर में लगने वाले नंदा देवी महोत्सव को 1903 में ही मोतीराम शाह के द्वारा क्या कराया गया था, शुरू कराया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। दूसरा जो हमारा प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है नैनीताल का, वो क्या है, नैना पीक, जिसको चाइना पीक भी कहा जाता है, ठीक है। तो नैना पीक, इसे चाइना पीक भी कहा जाता है, और
यह नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। तो नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी क्या है तुम्हारा, नैना पीक या चाइना पीक, जो कि 2611 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहाँ से हिमालय की मनोरम छटा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हिमालय की चोटियाँ क्योंकि इतनी अधिक ऊंचाई पर है, हिमालय की चोटियाँ यहाँ से स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो हिमालय की मनोरम छटा को स्पष्ट रूप से यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं। ठीक है, इस चोटी को बर्ड आई व्यू ऑफ नैनीताल भी कहा जाता है। तो क्या पता कभी क्वेश्चन बन जाए कि नैनीताल में किस चोटी को बर्ड्स आई व्यू ऑफ नैनीताल, ठीक है, बर्ड्स BIRDS, बर्ड्स आई व्यू ऑफ नैनीताल, बर्ड्स आई व्यू ऑफ नैनीताल, नैनीताल की किस चोटी को कहा जाता है, तो बर्ड्स आई व्यू ऑफ नैनीताल कहा जाता है किसे, नैना पीक को ही कहा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, स्नो व्यू। ठीक है, स्नो व्यू देखिए, स्नो व्यू क्या है, यह भी नैनीताल का एक अत्यंत आकर्षक स्थल है। ठीक है, स्नो व्यू शिखर की ऊंचाई कितनी है, 2270 मीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है हमारे लिए, 2270 मीटर इसकी ऊंचाई को याद रख लेना। ठीक है, आने वाले पेपर में कभी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पर पैदल और रज्जू मार्ग मतलब तुम्हारा जो रोपवे होता है उसको रज्जू मार्ग कहा गया है। तो जहाँ पर कि पैदल और रज्जू मार्ग के द्वारा भी पहुँचा जा सकता है। फिर हमारा नैनी झील, नैनी झील की अगर हम बात करें तो पहाड़ियों से घिरी नैन अर्थात आँख के आकार वाली यह झील नैनीताल की पहचान है। और इस झील का नाम देवी नैना के नाम पर पड़ा है। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव माँ सती का जला हुआ शरीर, माँ पार्वती का जला हुआ शरीर ले जा रहे थे, क्योंकि माँ सती हो गई थी ना पार्वती, तो उनकी जो आँख है यहाँ पर गिर गई थी, जिससे कि इस झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर मान्यता है। तो नैना झील जो है तुम्हारा पहाड़ियों से घिरी नैन या आँख के आकार वाली यह झील नैनीताल की पहचान है। और इस झील का जो नाम है वो देवी नैना के नाम पर पड़ा है। फिर है नल ताल। देखिए, नेक्स्ट जो दर्शनीय स्थल है तुम्हारा नैनीताल का वो क्या है, नल ताल है। इसके बारे में एक पॉइंट ध्यान रखना कि नैनीताल से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर है और कमल पुष्पों की प्रचुरता के कारण इसे कमल ताल भी कहा जाता है। तो निम्न में से किसे कमल ताल कहा गया है, नल ताल को, जो कि नैनीताल में लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो इसे ध्यान रख सकते हैं, नैनीताल के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए भवाली के बारे में। भवाली के बारे में अगर मैं बात करूं तो भवाली जो है आपका ये नैनीताल में ही स्थित है, आपको पता ही होगा। और समुद्र तल से लगभग 1106 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्या, भवाली ऊंचाई पर स्थित है और अपनी प्राकृतिक उत्कृष्टता और पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। तो भवाली को पर्वतीय फल बाजार के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, समुद्र तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है भवाली, तो समुद्र तल से लगभग ये 1106 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, भवाली के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर मैं बात करूँ तो अपनी प्राकृतिक उत्कृष्टता और पर्वतीय फल बाजार के साथ साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1912 में इस स्थान पर टीबी रोगियों के लिए एक टीबी सैनिटोरियम भी खोला गया था। तो ध्यान रखना कि भवाली में ही 1912 में टीबी रोगियों के लिए टीबी सैनिटोरियम खोला गया था, जिसके निर्माण का श्रेय किसे आता है, किंग जॉर्ज एडवर्ड सप्तम को। ठीक है, किसे आता है, किंग जॉर्ज एडवर्ड सप्तम को इसके निर्माण का श्रेय जाता है। ठीक है, सप्तम को इसके निर्माण का श्रेय जाता है, किसका, जो यहाँ पर टीबी सैनिटोरियम की स्थापना की गई थी। तो अगर आपसे कभी भवाली का एक फैक्ट और लिख लीजिए यहाँ पर कि टीबी सैनिटोरियम कहाँ पर है तुम्हारा, तो भवाली में है। निम्न में से किस स्थान पर टीबी रोगियों के लिए टीबी सैनिटोरियम की स्थापना की गई थी, भवाली में की गई थी 1912 में। और इसकी स्थापना का श्रेय किसे आता है, किंग जॉर्ज एडवर्ड सप्तम को इसकी स्थापना का श्रेय जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आगे। ठीक है, किंग जॉर्ज एडवर्ड सप्तम को इसके निर्माण का श्रेय जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट भीमताल के बारे में। भीमताल में एक आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी किताबों में दे रखा है कि विक्टोरिया डैम कहाँ पर है, तो विक्टोरिया डैम आपका भीमताल में स्थित है, आप उसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो भीमताल के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो भीमताल जो है तुम्हारा, यह सबसे पहले तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ध्यान रखना है भीमताल के बारे में कि भीमताल जो है तुम्हारा यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। अगर क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी ताल या कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका भीमताल हो जाएगा, जो कि समुद्र तल से लगभग 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भवाली से लगभग 11 किलोमीटर और नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर जो आने वाले टूरिस्ट हैं, पर्यटक, वो झील में नौकायान का भी आनंद लेते हैं। यहाँ पर तुम्हारा नौकायान भी होता है, अर्थात बोटिंग होती है हम कह सकते हैं। और झील के मध्य में एक द्वीप है जिस पर कि एक रेस्टोरेंट भी स्थित है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। भीमताल में क्या है कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी ताल है, सबसे बड़ी झील है भीमताल। ठीक है, झील के मध्य में एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, और इसके अलावा
हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पर्यटक जो है तुम्हारा नौकायन का भी आनंद लेते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पर आप याद कर सकते हैं कि झील के निकट में ही एक भीमेश्वर मंदिर है, ठीक है, भीमेश्वर महादेव का मंदिर। तो क्या कब पता कब यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि निम्न में से भीमेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है, भीमेश्वर महादेव मंदिर, भीमेश्वर महादेव मंदिर। तो भीमेश्वर महादेव मंदिर जो है तुम्हारा ये झील के निकट ही भीमेश्वर महादेव मंदिर है, जिसके निर्माण का श्रेय किसे आता है, इसके निर्माण का श्रेय आता है चंद राजा बाज बहादुर चंद्र को जाता है, ठीक है। तो भीमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है पूछेगा आपसे, तो भीमताल के निकट में झील के समीप में स्थित है और बाज बहादुर चंद्र के द्वारा निर्मित इसको माना जाता है, ठीक है, भीमताल को, ठीक है। इसके अलावा भीमताल जो है ये जो झील है इसका सर्वेक्षण सबसे पहले किसने किया था तुम्हारा, तो 1871 में इसका सर्वेक्षण सबसे पहले डॉक्टर एम्सबरी ने किया था। इसको भी आप ध्यान रखना, डॉक्टर एम्सबरी, ठीक है, डॉक्टर एम्सबरी के द्वारा भीमताल झील का क्या किया था तुम्हारा सर्वेक्षण किया गया था, ठीक है। 1871 में भीमताल झील जो है इसका सर्वेक्षण किया था किसने, डॉक्टर एम्सबरी, ठीक है, एम्सबरी ने इसका सबसे पहले क्या किया था तुम्हारा सर्वेक्षण किया था। अब हम चलते हैं आगे। देखिए कैची धाम में आइए। कैची धाम के बारे में तो आपको पता ही होगा कि बाबा नीम करौली के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। बाबा नीम करौली जो है तुम्हारा उनके द्वारा स्थापित यह मंदिर आज भी तीर्थाटन का एक महत्वपूर्ण स्थल बना हुआ है और प्रतिवर्ष 15 जून को यहाँ पर एक विशाल भंडारे का आयोजन होता है। बाबा नीम करौली के चमत्कार तो आपने पढ़े होंगे, बहुत ही फेमस हैं। बहुत प्रसिद्ध हनुमान भक्त हुआ करते थे बाबा नीम करौली और हनुमान जी के बहुत प्रसिद्ध भक्त थे। इसके अलावा अगर नीम करौली जी बाबा के बारे में आपको पढ़ना है तो इसके बारे में लक्ष्मी नारायण शर्मा इनका मूल नाम हुआ करता था तुम्हारा, ठीक है। बाबा हनुमान के प्रसिद्ध भक्त हुआ करते थे नीम करौली और इनका जो मूल नाम था बाबा नीम करौली का वो था तुम्हारा लक्ष्मी नारायण शर्मा, ठीक है। और गुजरात के एक वैष्णव संत बाबा थे, वो इन्हें लक्ष्मण दास के बुलाते थे, ठीक। इसके बारे में हम किसी अच्छे से अगले वीडियो में देख लेंगे नीम करौली बाबा के बारे में। फिलहाल आप ध्यान रखना कि कैची धाम क्यों प्रसिद्ध है, नीम करौली बाबा के लिए प्रसिद्ध है। नीम करौली महाराज द्वारा स्थापित यह मंदिर आज तीर्थाटन का एक प्रमुख पड़ाव बन गया है, जो कि हनुमान जी का यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है और प्रत्येक 15 जून को यहाँ पर एक विशाल भंडारे का आयोजन होता है। कई लोग इन्हें भगवान हनुमान का अवतार भी मानते थे, भगवान हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। अब है लैंड्स एंड। लैंड्स एंड कहाँ पर है, ये भी आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। इस स्थान से खुरपा ताल का रमणीक दृश्य और ऊंची नीची मनोरम श्रृंखलाओं का भी दर्शन किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको कि लैंड्स एंड जो है आपका ये कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखना। तो लैंड्स एंड जो है ये भी नैनीताल में ही स्थित है। इस स्थान से खुरपा ताल का रमणीक दृश्य और ऊंची नीची पर्वत श्रृंखलाओं के भी दर्शन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखना, ठीक। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही देखते हैं। आने वाले वीडियो में इसके कुछ प्रमुख अन्य दर्शनीय स्थलों के बारे में देखेंगे और कोशिश करेंगे कि बेसिक से लेकर एडवांस तक का सभी फैक्टों को कवर किया जाए और जल्द से जल्दी उत्तराखंड हिंदी, खासकर उत्तराखंड और हिंदी के सभी मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिए जाएँ, ठीक है। बाद में अगर टाइम मिलेगा मुझे तो जीके और रीजनिंग के भी सारे टॉपिक कवर कराने की कोशिश करूँगा मैं। सारे तो नहीं इंपॉर्टेंट खासकर जो हैं, लेकिन उत्तराखंड हिंदी में खासकर मेरा फोकस रहेगा कि मैं ज़्यादातर सारे के सारे टॉपिक इसके कवर करवा दूँ एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।